तो जब मैं कैश बुक की लेजर पोस्टिंग बताऊंगा उसमें वो आपको क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि वो मैंने पहले तो किया तो है वैसे, कैश बुक सब्सिडी बुक क्यों है और प्रिंसिपल बुक क्यों है, बाकी फिर भी उस समय और ले लेंगे इसको तो ज्यादा अच्छे से। और बोलिए, एक तो ओवरड्राफ्ट का आपने बताया, दूसरा शीट नंबर 18 में कुछ डाउट्स हैं, उसके अलावा और किसी को कुछ चीज पूछनी है तो एक एक करके मैं कवर करता जाऊँ। सर है ना, एक क्वेश्चन है कि मतलब सुरेश से फर्नीचर खरीदा है एंड देन उसको पेमेंट कर दिया, तो दोनों फर्नीचर खरीदा और पेमेंट की दोनों की एंट्री होगी या फिर सिर्फ पेमेंट की ही होगी? ठीक है, ठीक है, वो भी लेते हैं। एक किसी ने मुझे पूछा था कि याद आ गया कि किसी ने पूछा था चेक रिसीव हुआ और बाद में डिपॉजिट किया, तो वो भी हम ले लेते हैं। ठीक है, और बोलिए। और सर वो बैंक ड्राफ्ट भेजा, मैंने बोला था 20,000 बैंक रुपए का बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भेजा। बैंक ड्राफ्ट बता दे तो मैंने, हाँ हाँ, यस 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 यस, याद आ गया। मैंने ये कहा था कि मैं बैंक ड्राफ्ट और चेक का कल पूछा था आपने, कल चूंकि मैंने छुट्टी रखी थी इसलिए मैंने कोई नया टॉपिक नया पॉइंट लिया नहीं। ठीक है, तो एक ये बात है कि ड्राफ्ट और चेक में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, डन डन। और तो एक एक करके चीजों को कवर करते जाते हैं, फिर भी कोई चीज छूट जाए तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं इसको लिख लेता हूँ, मुझे किस ऑर्डर में चीजों को कवर करना है। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट लिया जा सकता है, अलग के अलग है, ये चेक और ड्राफ्ट वाला हिस्सा, चेक एंड ड्राफ्ट। ये आपको एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वैसे भी मालूम होना चाहिए चेक ड्राफ्ट क्या होता है। इसके बाद हम ले लेंगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। इसके बाद हम ले लेंगे चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक मिला लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं किया, बट नॉट डिपॉजिटेड। इस सीक्वेंस में ले लेंगे तो वो फ्लो आ जाएगा पढ़ाने। फिर एक और पॉइंट था ना, क्या था, एक चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड और फिर एक और चीज थी भाई, ये होता है, ये क्या था वो आपने पूछा था एक, वो फिर वो शीट 18 में जो कोई डाउट्स है वो ले लेंगे। एंड चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, तुमने क्या पूछा था भावना अभी थोड़ी देर पहले डाउट? सर वो परचेज वाला। हाँ, परचेज वाला, वही तो, परचेज एंड पेमेंट। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम चलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ चेक और ड्राफ्ट में क्या होता है, चेक और ड्राफ्ट की क्या कहानी होती है। चलिए बैक दे मैंने, देखिए चेक और ड्राफ्ट में ऐसा होता है कि, हाँ, मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है, मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मैं उसको जो है एक अपनी चेक दे देता हूँ। ठीक है, मैं उसको एक अपना चेक काट के दे देता हूँ, और इस चेक के अंदर इसकी जो लैंग्वेज होती है, इस चेक के अंदर जो लैंग्वेज होती है, ये चेक मैं बनाता हूँ, मेरा अकाउंट है तो मैं बनाऊंगा। इस चेक के ऊपर जिसको मुझे पेमेंट करना है उसका नाम लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, मैं इसमें साइन कर दूंगा। ठीक है, जब मैं चेक किसी को देता हूँ तो चेक देने की मनाही नहीं है, मैं किसी को भी चेक दे सकता हूँ, और मैं जिसको चेक दे रहा हूँ, है ना, वो मुझे ना वो रोक सकता है, ना मैं ना बैंक रोक सकती। प्रॉब्लम कहाँ आती, मैंने चेक दे दिया किसी को और मैंने वो सामान ले लिया या जो भी है, सामने वाले ने चेक बैंक में जमा किया, और अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, वो चेक बाउंस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, वो चेक वापस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चेक दे रहा है उसको ये चेक करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेक करे कि आपके खाते में पैसा है कि नहीं, आप चेक दे रहे हो कि नहीं। ऐसे बहुत फर्जी होती है, अखबारों में अक्सर पढ़ने में आता है कि आपने चेक दे दिया किसी को, उससे सौदा कर लिया, सामने वाले ने चेक के भरोसे आपका चेक दिया और उसने सामने वाले ने आपको सामान दे दिया, उसने सामान दे दिया, आप ले गए, उसने कहा ठीक है चेक है मेरा साहब, आप बैंक में जमा कर। आपने जब चेक बैंक में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया क्योंकि उसके खाते में पैसे नहीं थे, तो वो उसने सामान दे दिया, फिर वो केस करता है, वो करता है। इस टाइप के कई केसेस आते हैं, कई फिल्म वालों के भी कई केस आते हैं, अखबारों में अक्सर कभी कभी आ जाते हैं। तो आजकल एक रूल हो गया है, आजकल ये कुछ सालों से गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि अगर चेक बाउंस करने में जेल हो जाएगी आपको सीधा। क्योंकि क्या होता है, आजकल इंस्टॉलमेंट में कई चीजें बिकती हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, आप कोई चीज खरीदने आते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप ऐसा कीजिए 12 महीने का चेक दे दीजिए। ठीक है,
और चेक दे दीजिए, आपको सामान दे देते हैं। और वो पता चला आप चेक डाल रहे हो, बाउंस हो रहा है, एक चेक डाला फिर दूसरा डाला, वो बाउंस ही हो रहे हैं, चेक के वापस आ रहे हैं, पैसे ही नहीं सामने वाले खाते में। तो सामान तो दे दिया आपने उसको, आपने गाड़ी फाइनेंस कर दी। तो आजकल तो डायरेक्टली चेक की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट खाते से पैसे कट जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उस डेट में जब पैसे कटेंगे, जो इंस्टॉलमेंट है वो तो जिस डेट में कटना है वो आगे वाली डेट में कटेगा, उस डेट पे तो पैसा होना चाहिए ना, उस डेट पे तो पैसा होना चाहिए। आज आपने आपने आज खाते में डाल दिया पैसा, वो पैसे कट गए तो सामने वालों को भरोसा आ गया, ठीक है उसने दे दिया। फिर अगले महीने डाल रहा तो अगले महीने वो आपके खाते में पैसे नहीं है तो बैंक थोड़ी देगी। डायरेक्ट भी अगर ट्रांसफर होना है तो फिर बैंक में पैसे होना चाहिए ना, तभी तो उसके खाते से दूसरे के खाते में ट्रांसफर होगा, भले ही चेक दो या नहीं दो, आजकल डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, यही है। तो ऐसे सर तो बहुत लॉस होता होगा ना, मतलब जो फर्जी लोग होते हैं। इसीलिए जब आजकल लोग चेक उसका लेते हैं जिसपे आपको भरोसा है। अगर किसी पार्टी पे आपको भरोसा नहीं है तो आप उसको कहते हो भाई मैं चेक नहीं लूंगा, आप हमें ड्राफ्ट। या सर यूँ कह लो कि जो नया नया कस्टमर है उससे नहीं लेना। नया, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो नया नया कस्टमर है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको नया कस्टमर है, आप पहली बार डीलिंग कर रहे हो उससे, उसे कहते हो भैया पहला सौदा है, मैं चेक तो नहीं लेंगे, या तो आप नगद दे दो। और नगद नहीं है, पैसे आप नहीं है, आप बाहर बैठे हैं तो भाई नगद कैसे आएगा। तो आप ऐसा करो, या तो अकाउंट में ट्रांसफर की बात अभी मैं नहीं कर रहा, अकाउंट में ट्रांसफर तो सबसे आसान है, वो तो कुछ भी कर सकते। दूसरा तरीका ये, आप ड्राफ्ट बनवाओ, ड्राफ्ट बनवा दो। ड्राफ्ट कैसे बनवा दो आप, ड्राफ्ट कैसे बनता है, उसको डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, पूरा नाम उसका है डिमांड ड्राफ्ट। अभी मेरे पास उसका पूरा नाम है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, उसका पूरा नाम है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग डीडी भी कहते हैं, डीडी बनवा लो, या फिर सिर्फ ड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक की बात होती तो बैंक में ड्राफ्ट की बात अगर हो रही तो डिमांड ड्राफ्ट की बात हो रही। ड्राफ्ट और भी कई जगह यूज होता है, ड्राफ्ट शब्द ऐसा नहीं कि सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के लिए यूज होता है। अगर मैंने कोई नोट्स बनाए, नोट्स मतलब मैंने कोई एक आर्टिकल लिखा है लेकिन वो अभी फाइनल नहीं किया, तो उसको भी फाइनल करना है, उसमें मुझे करेक्शन करना है, उसमें कुछ शब्द बदलूंगा, कुछ सेंटेंस बदलूंगा, चेंजेस करूंगा, तो उसको भी हम ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट माने कच्चा चिट्ठा, कच्चा कुछ लिखा है आपने तो उसको भी ड्राफ्ट कहा जाता है। तो ड्राफ्ट शब्द ऐसा है जो हम लोग सामान्य बोलचाल में भी यूज करते हैं, लेकिन जब भी बैंक के संदर्भ में ड्राफ्ट वर्ड आएगा, ड्राफ्ट शब्द यूज होगा, तो ड्राफ्ट का मतलब डिमांड ड्राफ्ट ही होता है बैंक के संदर्भ में। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट ऐसे बनता है, जो चेक मैं किसी पार्टी को दे रहा हूं, मैं मेरी बजाय मेरी तरफ से बैंक उस पार्टी को चेक देगा, वो बैंक का चेक है, ऐसा माने कि बैंक ने वो चेक दिया। और बैंक कैसे चेक देता है? बैंक कहता है, अगर मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं कहता हूं आप 10,000 का इस पार्टी के नाम का एक ड्राफ्ट बना दो, मैं बैंक को बोलता हूं, तो बैंक कहेगा साहब पहले 10,000 रुपए आप अपने खाते में रखिए, हमें 10,000 रुपए आप दीजिए, जब मैं बैंक को 10,000 रुपए दूंगा तब जाके बैंक ड्राफ्ट बनाएगा। और उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस लेता है, बैंक का काम ही है ये सब सर्विसेज देना, सेवाएं देना बैंक का काम है, तो बैंक उसके लिए खर्चे लेता है, कमीशन लेता है ड्राफ्ट बनाने के। लेकिन ड्राफ्ट फिर बाउंस नहीं हो सकता, ड्राफ्ट बाउंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक को पैसे पहले दे दिए मैंने, तब बैंक ने ड्राफ्ट बनाया। तो मैं अगर किसी को ड्राफ्ट भेजता हूं तो वो बाउंस ही नहीं होगा, उसका पैसा तो 100% मिलेगा, अगर जब तक उस ड्राफ्ट में बैंक से कोई गलती हो जाए तो बात अलग है ना, कुछ गलती हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली तो नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में कहीं होता हो, मैंने तो सुना नहीं कभी, वैसे तो नहीं सुना कि कभी हुआ हो। लेकिन उस केस में ड्राफ्ट जो है वो बैंक बनाता है, वो एक तरह से बैंक का चेक है, बैंक ने चेक कब दिया? जब हमने बैंक को पैसे दे दिए, तो बैंक ने तो पैसे पहले ही ले लिए मेरे से, फिर ड्राफ्ट बना रहा है। तो 2-3 दिन तो बैंक मेरा पैसा यूज कर रहा है ना, मैंने आज पैसे दिए, आज क्या है, आज सैटरडे, आज बैंक ने ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, आज बना दिया ड्राफ्ट, मैंने सामने वाली पार्टी को भेजा, सामने वाली पार्टी को आज की जगह मंडे को ड्राफ्ट मिला, दोपहर तक मिला या ट्यूसडे को मिला, उसने अगले दिन जमा किया, तो भैया 2-3 दिन तो मेरा पैसा बैंक में पड़ा रहा, बैंक ने उस पैसे को यूज किया है। उसको ड्राफ्ट मिला जाके ट्यूसडे को, उसने अपने खाते में जमा किया वेडनेसडे को, उसके खाते में आएगा थर्सडे को, तो मेरा पैसा सैटरडे को बैंक के पास गया, बैंक ने सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को उसको ट्रांसफर कर दे, छोड़ दो, वेडनेसडे, इतने दिन मेरा पैसा इस्तेमाल किया। तो आप ये समझो कि एक बैंक जो लाखों करोड़ों ड्राफ्ट बनाती होगी, इतना पैसा उसके पास, ये एक एक दिन का ब्याज जुड़ता है बैंक के अंदर, एक एक दिन का पैसे की कीमत है। तो बैंक को पैसा तो फ्री का मिल गया, इतने दिन यूज करेगी, और कमीशन ड्राफ्ट बनाने का अलग ले रही है बैंक,
तो बैंक को तो फायदा ही फायदा है। ड्राफ्ट बनाने में बैंक को क्या नुकसान है? तो बैंक तो खुश है ड्राफ्ट बना के। आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर में क्या होता है कि मैं ट्रांसफर करता हूँ किसी को, तो मेरे खाते से उसी समय कट के उसके खाते में जुड़ जाता है, तो उसमें कोई बैंक को ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन ड्राफ्ट तो सर हम्म, सर बैंक मतलब भौतिक रूप से क्रेडिटर को मतलब देता है वो ड्राफ्ट? नहीं नहीं नहीं, बैंक जैसे चेक होता है ना, दिखने में ड्राफ्ट वैसा होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग होती है। चेक में क्या लिखा रहता है? पे टू। चेक पे लिखा रहता है पे टू। वो चेक पे ऑर्डर ऑर्डर की तरह लिखा रहता है। चेक पे लिखा रहता है आप दो उसको पैसे। और लेकिन ड्राफ्ट पे ऑन डिमांड, ड्राफ्ट की लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, मैं आपको उसकी भाषा अलग होती है, लेकिन दिखने में वो वैसा ही दिखता है जैसा चेक दिखता है, दिखने में वैसे दिखेगा। चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट है ना, इनकी हम बात करते हैं। और अगर मैं इमेजेस पे जाता हूँ, आप लैंग्वेज देखिए, ड्राफ्ट की लैंग्वेज ये देखिए, यहाँ पे दिखाया इन्होंने किसी पे, एक सेकेंड, बहुत साफ नहीं है। बहुत साफ नहीं है ये। एक कॉमर्स के आप लोग सब चूंकि स्टूडेंट हैं, तो चेक और ड्राफ्ट अच्छा इस पे देख, तो ऊपर नीचे दिया हुआ, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर आपको ड्राफ्ट दिया हुआ है, ऊपर चेक है, ऊपर चेक है, ऊपर चेक है। कैसे मालूम ऊपर चेक है? ऊपर चेक इसलिए कि इसके अंदर पे लिखा, मतलब पे कौन बना रहा है? ये एक सेकेंड, ये बना रहा है वर्चुअल स्प्लैट सॉफ्टवेयर लिमिटेड, उसके डायरेक्टर ने इस पे साइन किया। 3,371 रुपए का उसने चेक बनाया। अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ही मतलब जिसके नाम का चेक है ना, उसके खाते में ये पैसा जमा हो सकता है। ये एक ऐसी कॉपी बनाई है उसने, जिसने बनाया चेक उसी के नाम का चेक है, सेम, इसमें साइन वाइन नहीं है, ऐसे ये समझाने के लिए बनाया। ठीक है, और इसके ऊपर उस बैंक को, इस बैंक को एसबीआई आईसीआईसी बैंक को ऑर्डर किया जा रहा है पे। ये कह रहा है जिसने चेक बनाया ना, वो ऑर्डर कर रहा है दो पैसा पे करो, उसमें पूछ नहीं रहा, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, ऑर्डर कर रहा है दे दीजिए पैसा, पे करिए उसको। किसको पे करिए? जिसका नाम लिखा है। कितना पे करिए? इतना रुपए पे कीजिए। तो ये आईसीआईसी बैंक को जब ये चेक मिलेगा, तो आईसीआईसी बैंक इसके खाते से पैसा काट कर इसके खाते में जमा दे देगी उसको। लेकिन अब ये कोई जरूरी थोड़ी कि इसका खाता भी आईसीआईसी बैंक में, उसका किसी दूसरे बैंक में। तो जिस बैंक को ये चेक, ये जिसको चेक दिया, वो जिस खाते में जमा करेगा, उसकी बैंक आईसीआईसी बैंक से पैसा लेगी। लेकिन आईसीआईसी बैंक का काम क्या है? आईसीआईसी बैंक का काम ये कि इस खाते से पैसे को, इतने पैसे को वो काट लेगी, कम कर देगी, और जिस खाते में, जहां जिस भी बैंक में इसका पैसा होगा उसके खाते में चला जाएगा। लेकिन ये चेक किसने बनाया? ये चेक बनाया वर्चुअल स्प्लैट, वर्चुअल स्प्लैट जो भी है, वर्चुअल स्प्लैट ने बनाया। तो वर्चुअल स्प्लैट कंपनी को कोई डायरेक्टर को कोई रोक नहीं रहा चेक बनाने से। ये इसका काम है, इनका देखने का काम है कि उनके खाते में पैसा है तो चेक बनाओ, नहीं पैसा है तो मत बनाओ। ये काम इनका है। अगर इनके खाते में पैसा नहीं होगा, चेक देंगे, तो इस पार्टी के ऊपर केस भी हो सकता है, केस भी किया जा सकता है, इनको जेल भी की जा सकती है, और इनके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। लेकिन केस कब होगा? जब ये वाली पार्टी चाहेगी। तो ये वाली पार्टी कहती है आपका चेक बाउंस हो गया भाई साहब, अब आप ऐसा कीजिए, हमें नगद ही दे दीजिए। तो अगर ये नगद दे देते तो हो सकता है केस नहीं करे। ऐसा थोड़ी कि हर चीज में केस जबरदस्ती हो ही जाएगा। ये आपस की बात है, अगर आपको भरोसा है एक दूसरे पे, आप बात करके उसको सेटल कर लो, आपस में निपटा लो, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, केस जाने की जरूरत नहीं। एक तो ये ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट की लैंग्वेज ही अलग है। ड्राफ्ट किसने बनाया? ड्राफ्ट तो बैंक ने लिखा है। यहाँ पे बैंक वाले के साइन है नीचे। बैंक कौन सी बैंक? ये कौन? सर मैनेजर का साइन होता है, कैशियर का? नहीं, मैनेजर लेवल का होता है, कैशियर से ऊपर होता है। कोई जरूरी भी नहीं है कि मैनेजर ही हो, मैनेजर के नीचे का आदमी हो सकता है, लेकिन कैशियर के से ऊपर का लेवल का साइन होता है। और इसके अंदर ये किस किस बैंक ने? इंडियन बैंक हाउस खास में इनकी ब्रांच है। इन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया, और इन्होंने किसके लिए बनाया? इन्होंने सर्विस दूसरी ब्रांच के लिए बनाया। ये 2 रुपए 50 पैसे का ड्राफ्ट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट के नाम का ड्राफ्ट है, तो किसी के नाम का भी हो सकता है। तो ये ड्राफ्ट
इंडियन बैंक ने कब बनाया होगा? जब ये इतने पैसे 2.5 रुपए इस बैंक को मिल गए होंगे। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ड्राफ्ट बनाने का खर्चा ज्यादा आया होगा, और ड्राफ्ट का रुपए तो 2.5 रुपए है, बनाने में बैंक ने 25-30 रुपए ले लिया होगा। ये क्या है? इसको फालतू बंद करो इसको। बैंक ने 25-30 रुपए ले लिए होंगे, और ड्राफ्ट तो 2.5 रुपए का ही है। ठीक है, तो ये दोनों में ड्राफ्ट और चेक में डिफरेंस। ड्राफ्ट जो है वो बैंक बनाती है, तो बैंक को आप पहले पैसा देते हो, फिर बैंक ड्राफ्ट बनाती है। तो ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता। तो मैंने जो ट्रांजैक्शन आपको दिया है, मैंने सामने वाले को, एक हरीश नाम मुझे याद आ रहा है, उसके नाम का ड्राफ्ट का एक ट्रांजैक्शन दिया। तो मैंने तो सामने वाले को 10,000 का पेमेंट करना था, और बैंक ने 200 रुपए कमीशन लिया, तो मेरे खाते से 10,200 रुपए घटे। लेकिन सामने वाले को पेमेंट तो 10,000 का ही मिलेगा। तो अगर मैं उसको अपनी कैशबुक में मुझे दिखाना है, अपनी कैशबुक में मुझे उसको दिखाना है, ठीक है, तो मैं अपनी कैशबुक के अंदर एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ये सब चीजों को, एक बार इसकी जरूरत नहीं। अपनी कैशबुक में मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, जिसको दिया मैं हरीश को दिया, तो बाय हरीश, बैंक से 10,000 रुपए मेरे निकल जाएंगे, और बाय बैंक कमीशन, बैंक ने कमीशन लिया, मेरे से बनाने का खर्चा लिया 200 रुपए, तो मेरे बैंक में 10,200 रुपए कम होंगे, लेकिन सामने वालों को पेमेंट 10,000 का मिलेगा। तो ये जो ड्राफ्ट कमीशन है, इसका खर्चा मुझे बेयर करना पड़ेगा, जो पेमेंट करता है उसको देना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। और कभी कभी ठीक है आप, हाँ बोलिए सर। चेक भी 2-3 प्रकार के होते हैं क्या? चेक के ऊपर जो क्रॉस किया जाता है ना, चेक के ऊपर जो ऊपर क्रॉस, उसको बोलते हैं क्रॉस करना। जो अभी हमने यहाँ पे ये देखा, ये चेक के ऊपर, ये इसको क्रॉसिंग 2-3 तरह की होती है। चेक तो एक ही तरह का होता है, लेकिन ये चेक के ऊपर क्रॉसिंग किसको कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड में। ये है क्रॉसिंग, ये जो किया गया ना अकाउंट पे, यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में क्रॉसिंग ये कोने में की जाती है, ऐसे डबल लाइन खींच के। तो ये जो क्रॉसिंग होती है चेक के ऊपर, ऐसे ऐसे लाइन खींचते हैं कोने में, ऊपर खींचते हैं, ये थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर खींचते हैं, तो नाम कट रहा है, नाम नहीं कटना चाहिए ना, ऊपर ऊपर इतनी जगह पे आता है, ये क्रॉसिंग कहलाती है। इस क्रॉसिंग के कई तरीके होते हैं, चेक तो ऐसे ही होता है, क्रॉसिंग अलग अलग कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेक कैसा है। जैसे यहाँ पर एक चीज काट दी गई है, वो काटी गई है जानबूझकर, उसको काटना भी चाहिए। यहाँ पे एक चीज काट दी गई, इसके अंदर यहाँ पे जो लिखा रहता है और बेयरर, बियरर माने जिसके पास है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चेक है, ये वर्चुअल स्प्लैट सॉफ्टवेयर को दो, या वर्चुअल स्प्लैट की बजाय जो बियर कर रहा हो, जिसके पास ये चेक है, उसको भी पेमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, वर्चुअल स्प्लैट अगर ये चेक किसी और को देती है, तो बैंक जो है उसको भी पैसा दे देगी। तो ऐसा चेक जो है, ये बेयरर चेक कहलाता है। बेयरर चेक कभी भी लोग जल्दी देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? कि अगर बेयरर चेक है, बेयरर लिखा हुआ, तो बेयर मतलब हमारे जो, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में चेक है तो मैं बेयरर हो गया। बेयरर मतलब जिसके पास है। तो अगर ऐसा चेक गिर गया कि कहीं टेक्निकली गिर गया, और वो गिर के किसी को मिल गया और वो बेयरर है, तो वो पैसा ले सकता है उसको, बिल्कुल ले सकता है, वो बेयरर चेक है। बेयरर मतलब या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को चेक दिया गया, फिर उसने किसी और को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया, और ऐसे करते करते टाइम बीत गया, एंडोर्समेंट और सर चेक बाउंस हो गया। हाँ हो सकता है ना, फिर वो पूरी कहानी वापस से हो जाएगी उसकी, वो भी वैसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको मैं बताऊंगा आपको कभी आगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे उस चीज को। लेकिन अभी मैंने उसको ऐसा लिया नहीं कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया और वो बाउंस हो गया। तो बाउंस होने के बाद उल्टा वापस आएगा वो सारा, ठीक है, वो भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि बेयरर चेक होता है और एक क्रॉस चेक होता है। अगर मैंने बेयरर काट दिया और यहाँ पे अकाउंट पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्रॉस्ड चेक हो जाएगा। इसको हम बेयरर चेक नहीं कहेंगे, अकाउंट पे ही चेक बोलेंगे, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक सेफ होता है, क्रॉस चेक का पैसा कोई और नहीं ले सकता।
लेकिन बेयरर चेक का पैसा कोई भी ले सकता है, इसलिए लोग बेयरर चेक जनरली नहीं देते, या बेयरर चेक देते हैं तो उसी के हाथ में देते हैं, भैया तू जा खाते। मुझे एक बार हुआ, मैंने किसी से कंप्यूटर रिपेयर कराया, उसने कहा सर मेरे को पैसे कैश चाहिए, मेरे पास कैश तो नहीं है, तो बैंक से ले ले। तो मैंने उसको बेयरर चेक दिया, वो बैंक में गया और पैसे निकाल लिए उसने, बैंक से ले लिया उसने, कैश ले लिया, तो वो बेयरर चेक हो गया, तो वो उसने तुरंत ले लिया। लेकिन अगर वो मैं उसको बेयरर देता, कहीं गिर जाता चेक, तो वो किसी को भी मिल जाता तो वो ले सकता है पैसा। तो वो बेयरर चेक रुपए की तरह होता है, रुपए आपके हाथ में 100 रुपए है तो आप बेयरर हो उसके, आप आपके हाथ में। और आप जब किसी दुकान पे कोई सामान लेने जाओगे तो पूछेगा थोड़ी तुम्हारे पास कैसे आए, तुम कौन, ये पैसे तुम्हारा, तुमको कहाँ से लेके आए, कहाँ, ऐसे इंक्वायरी थोड़ी करता है वो, तो आप 100 रुपए देते हो सामान दे देता है। तो बेयरर चेक के साथ भी ऐसे ही होता है। तो बेयरर चेक इज जस्ट लाइक, वो बिल्कुल रुपए की तरह, तो वो रिस्की है, डर है उसके अंदर, गिरने के बाद, खोने के बाद उसका पैसा कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो ये सर बैंक तो पैसा उसी को देगी ना जिसका नाम उस पे लिखा है। बेयरर है ना, बेयरर भी है, नाम भी लिखा है, लेकिन बेयरर भी है। बेयरर का मतलब है जिसके पास है उसको भी दे दो। आपने जिसने चेक बनाया उसने लिख दिया ना भैया, जिसका नाम लिखा है उसको या बेयरर को, और बेयरर कार्ड, या और बेयरर को काट दो उसको। आपने काटा नहीं उसको, आपने क्रॉस चेक नहीं दिया, आपने तो बेयरर चेक दिया, तो वो भी उसको भी दे सकती है, उसके तरह उसकी जगह पे किसी और को भी दे सकती है, वो जिसके पास है उसको भी दे सकती है, क्योंकि उसमें लिखा ही है ना, इसको या फिर बेयरर को, उसकी लैंग्वेज ही यही है। आपने उसको काट, इसीलिए और बेयरर को लोग काट देते हैं कि भाई बेयरर को नहीं देना, जिसका नाम लिखा है उसको देना, इसीलिए नाम। ठीक है, बेयरर सर चेक बैंक को जमा कर सकती हैं। हाँ, यदि सर वो ICICI बैंक का है तो उसे इंडियन बैंक में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी में। आपका जिसमें जिसको चेक मिला है उसका खाता जिस बैंक में, उस बैंक में जमा करेगा ना। ठीक है, कोई और चीज? सर इसमें कोई लिमिट नहीं रहती कि चेक एक इंसान से दूसरे इंसान कहीं तक भी चली जाती है? कहीं तक भी चले जाती है, कहीं तक भी भेज सकते, कितना भी एंडोर्समेंट कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। सर सीवी नंबर क्या होता है? सीवी नंबर वो तो उसमें होता है, कार्ड पे होता है सीवीवी। सर पैटी कैश बुक में ही सर बनाया था एक कॉलम। कैश वाउचर, कैश वाउचर जी सर। कैश बुक में। और मैंने एक आपको वाउचर वाला बताया था कि हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो एक वाउचर बनाते हैं, किसको किया गया, तो उसका नंबर होता है, वो कैश वाउचर नंबर होता है, कैश बुक में भी और पेटी कैश। यस सर। ठीक है, और कोई चीज? तो ये हमारा मैंने अभी आपको कैश चेक और ड्राफ्ट का बताया। दूसरा पॉइंट ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए ये मेरी कैश बुक है और ये चलता हुआ बिजनेस है। चलता हुआ बिजनेस है मतलब जैसे बिजनेस स्टार्टेड वाला नहीं है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है आपके पास, ऊपर दिया हुआ बैंक बैलेंसेस कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस भी तारीख को मैं लिख रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूं जनवरी 1 जनवरी 2000, तो 1 जनवरी 2000 को मेरे पास 30,000 रुपए कैश थे। भाई ये कैश कहाँ से आए? पिछले महीने के बचे हुए थे, वही आए। पिछले महीने मैंने कुछ कैश आए थे, कुछ गए थे, 30,000 बच गए थे। तो वो 31 दिसंबर की रात को जब मैं सोया तो मेरे तकिए के नीचे 30,000 रुपए थे। तो जब मैं सुबह उठा तो मेरे तकिए के नीचे 30,000 थे। तो ये 23,000 रुपए वो कैश। और मैंने पिछले महीने कुछ बैंक से लेन देन किए थे, ट्रांजेक्शन किए थे, तो उसके बैंक के 50,000 के ओवरड्राफ्ट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ये ओवरड्राफ्ट होता कैसे। तो पहले मैं ये ट्रांजेक्शन हटाता हूँ, इसको हटा दो। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए जमा किए
और परचेज गुड्स फॉर थ्रू चेक, मैं यहाँ पे चेंज करूँ, परचेज गुड्स थ्रू चेक, चेक से गुड्स खरीदे हमने 13,000 के। फिर मैं लेता हूँ एक ट्रांजेक्शन और लेता हूँ, चलो सोल्ड भी दे देता हूँ, एक सोल्ड गुड्स, पेमेंट रिसीव 15,000 ये आ गया। एक और ले लेते हैं परचेज, हाँ अब ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ इसको, मैं छोटे में दिखा के खत्म करता हूँ। परचेज मशीनरी और ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कितना लेन देन है? 50,000 की मशीनरी बजाय इसको 60,000 की कर देते हैं। और अच्छा, ये लेन देन है। अब मुझे को इसकी कैश बुक बनानी, ये कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी। मैं नंबर 1 2 डाल के कर देता हूँ। बैंक में डिपॉजिट किया, अरे तो पहले भी तो पैसा भी तो चाहिए, अच्छा पैसा भी तो चाहिए। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹40। ठीक, हमने 40,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं टू बाय नहीं लिख रहा हूँ, कैपिटल 40,000 रुपए कैश में आ गया। क्लियर है? पहला ट्रांजैक्शन, किसी को कोई डाउट है? 40,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में 40,000 कॉलम में लिखेंगे, और कैपिटल है तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैपिटल लिखेंगे। इज दैट ओके? किसी को डाउट हो तो Yes, sir. ठीक, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, 30,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो इसकी एंट्री होगी हमारी, इसकी एंट्री होगी हमारी, बैंक में जमा किया तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कैश। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कैश, यहाँ पे कैश लिख देता हूँ समझाने के हिसाब से। 30,000 रुपए बैंक में डेबिट किया तो बैंक को डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है तो बाय बैंक करके कैश के अंदर 30,000 रुपए यहाँ। और रेफरेंस के लिए तो कॉन्ट्रा एंट्री है, डेबिट क्रेडिट दोनों एक साइड आ गया, तो यहाँ पे मुझे सी लिखना है और यहाँ पे मुझे सी लिखना है। अब सी और लेजर पोस्टिंग वगैरह बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तो ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री दो। फिर हमने क्या किया, हमने गुड्स खरीदे और 13,000 रुपए का चेक से पेमेंट किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसकी एंट्री अगर मैं करूं तो इसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेज बैंक में क्रेडिट तो बाय परचेजेस, इतने से बैंक से 13,000 रुपए बैंक में माइनस। बहुत अच्छी बात। फिर हमने गुड्स बेचे, 15,000 रुपए चेक से मिला, तो मैं लिखूंगा इसकी एंट्री क्या होगी हमारी। पहले मैं एंट्री बताते जा रहा हूँ जैसे आपकी एंट्री भी आपको क्लियर होती है। गुड्स बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं, और गुड्स बेचे तो टू सेल्स, कितने से? 15,000 से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में टू सेल्स करके बैंक में 15,000 रुपए। ठीक, अब क्या हुआ, आपने मशीनरी खरीदी था, आप 60,000 रुपए से चेक से पेमेंट किया। अरे 60,000 है ही नहीं बैंक में, तो बैंक में कितने? गिन लो बैंक में कितने कितने हैं बैंक के अंदर। भाई 45,000 रुपए इधर जमा किए, 13,000 रुपए निकाल लिए, तो 45 में 13 माइनस कर दो, 32,000। तो बैंक में है टोटल 32,000 रुपए, बैंक में है ही 32,000 रुपए, और 60,000 पेमेंट कर दिया चेक से। तो भाई मेरे को तो मशीनरी खरीदनी है साहब, अरे वो बहुत अच्छी मशीनरी का सौदा आया, मशीनरी तो खरीदनी, पैसा तो दे दे, पैसे तो है। तो मैं क्या करता, मैं बैंक के पास गया, मैनेजर के पास, बैंक में मैनेजर के पास गया। अच्छा क्या बात हुई मैनेजर से? भाई मैनेजर से मैंने कहा, मैनेजर साहब ऐसा है, मैंने दिखाया अपना बिजनेस के बारे में बताया उनको, प्रॉफिट लॉस दिखाया, लाभ हानि दिखाया 2-3 साल का। मैंने बिजनेस बैंक मैनेजर से कहा आप मेरे को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो। ओवरड्राफ्ट का मतलब ओवरड्राफ्ट की मुझे सुविधा दे दो, फैसिलिटी दे दो, सुविधा दे दो। तो ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा है क्या? तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा ये है कि अगर मेरे बैंक में पैसे नहीं हो तो भी मैं पैसे निकाल सकूं। तो ये ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा होती है ये एक तरह का बैंक लोन ही है, ये एक तरह की बैंक का लोन है। तो मैंने बैंक से कहा मुझे ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दो। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा में क्या होता है, बैंक मुझे एक लिमिट देता है, एक सीमा देता है, एक सीमा लिमिट होती है। लिमिट किस चीज की होती है? आप कितना तक पैसा निकाल सकते हो।
तो मैंने बैंक से कहा साहब ऐसा है कि वैसे तो मेरे को जरूरत 1 लाख की है लिमिट, मतलब अगर मेरे पास खाते में पैसे नहीं हो तो भी मैं 1 लाख रुपए तक और निकाल सकता, मतलब अगर मेरे खाते में 50,000 है तो मैं 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकता, मेरे खाते में 1 लाख है तो मैं 2 लाख तक निकाल सकता, ऐसा। लेकिन बैंक ने कहा कि अभी आपका नए आप हमारे खाता खुला है, आपने अभी हमने आपका ट्रांजेक्शन देखा नहीं है, तो लेकिन आपका बिजनेस ठीक है, आपका रिपोर्ट ठीक है, आप गारंटी वगैरह दे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है हम आपको 50,000 की लिमिट दे देते हैं। तो बैंक ने मुझे 50,000 ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर मेरे खाते में 35,000 रुपए हैं तो मैं बैंक से 50,000 रुपए ऊपर तक, मतलब 82,000 तक निकाल सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि निकाल कर मैं बैठ गया, ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट का मतलब ये होता है ओवरड्राफ्ट में कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जमा भी कर दूंगा, निकालता रहूंगा, लेकिन मुझे 50,000 तक लिमिट को यूज करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास खाते में कम पैसे भी हैं या नहीं है तो मैं 50,000 तक ले, जब 50,000 की लिमिट हो जाएगी, 50,000 तक ओवरड्राफ्ट ले लिया मैंने, उसके बाद मैं नहीं निकाल सकता, फिर उसके बाद बैंक मेरा चेक वापस कर देगा। लिमिट का मतलब ये होता है कि मैं उस सीमा तक के पैसे बैंक से जरूरत पड़ने पर निकाल सकता हूँ, ये होती है लिमिट। तो ये ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है। तो बैंक ने मुझे कहा कि ठीक है, उन्हें 50,000 की लिमिट दे दी। तो मैंने कहा साहब 32,000 तो है ही मेरे पास, मेरे को 60,000 की मशीन खरीदनी है, ठीक है 28,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, 50,000 की लिमिट से मेरा काम हो जाएगा, मशीन तो मैं खरीद ही लूंगा, फिर जब आएंगे बेचूंगा माल तो और आ जाएंगे पैसे। तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं मशीन के लिए चेक दूंगा तो बाय मशीन, मैंने मशीनरी के लिए 60,000 का चेक दिया। अब क्या स्थिति हो गई, अब ये स्थिति हो गई भाई साहब कि मेरे खाते के अंदर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, बैंक के अंदर कैश में तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, बैंक में ज्यादा हो गया, तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया। अब मैं अगर बैलेंस निकालूं मशीनरी खाते का, अब मैं मुझे बैलेंस निकालना, तो बैलेंस निकालना मैंने टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 73,000 बैंक में, डेबिट साइड का टोटल कम है तो यहाँ पे मैं 73 लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ बैलेंस कैरीड डाउन, डेबिट साइड में लिख रहा हूँ बैलेंस कैरीड डाउन, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। 73 में मैं 45,000 माइनस करूंगा तो मेरा 28,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। 8 5 13 4 5 6 4 5 6 हाँ बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे 28,000 है ये बैलेंस कैरीड डाउन डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। डेबिट साइड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो मेरे बैंक में पैसे कम जमा है, मैंने निकाले ज्यादा हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक हमसे ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट, बैंक का काम ही लोन देने का, तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट देके लोन दिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट लेता है। तो अब क्या होगा आगे कहानी में, ये जब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मैं अगले महीने उतारूंगा, सपोज ये जो है ये 1 जनवरी 31, और जब मैं बैलेंस उतारूंगा 1 फरवरी को, तो मैं यहाँ लिखूंगा February 1, तो ये यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओवरड्राफ्ट 28,000। इसका मतलब पिछले महीने से इस महीने मेरे पास 28,000 का ओवरड्राफ्ट आ गया। और इसका मतलब एक और हुआ कि जब मैं कैश का बैलेंस निकालूंगा तो कैश का तो डेबिट साइड ज्यादा है 40,000 का कैश का, तो कैश का जो बैलेंस है वो इधर लिखूंगा, बैलेंस कैरीड कितना 10,000, ये टोटल हो गया 40,000। तो ओवरड्राफ्ट के केस में होगा क्या, जब 1 फरवरी को मैं बैलेंस लिखूंगा तो कैश का बैलेंस तो डेबिट साइड में आएगा, कितना 10,000 रुपए, कैश का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा 10,000 रुपए, और बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस किस साइड में। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपको ये देता हूं कि कैश का बैलेंस 10, मैं अगर मैं आपसे क्वेश्चन में कहता हूं कि मेरा जो बैलेंस है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फरवरी 1 को बैलेंसेस कैश 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट
रुपए 28,000। तो उसको आप कैश बुक के अंदर इस ढंग से लिखेंगे, कैश का बैलेंस कैश में लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आप बैंक। अब इसके नीचे जैसे ट्रांजैक्शन लिखते हैं वैसे लिखते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल ढंग से। तो ये है बैंक ओवरड्राफ्ट की कहानी जो मैंने आपको पूरी समझाई। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन ही है। एक तरह का लोन ही है, लेकिन ये कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस आता है, ओवरड्राफ्ट का लोन ही है। बैंक से हमने एक फैसिलिटी ले रखी है कि भाई हमें इतना पैसा दे दिया जाए। तो अगर मेरे पास ये बिजनेस में जो लोग काम करते हैं जिनका लेन देन काफी रहता है बैंक से, वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेते हैं कि आज मान मेरे को हो सकता है लोन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आज मेरे को पेमेंट ज्यादा करना है लेकिन मेरे पास पेमेंट कम आ रहा है। तो बिजनेस में तो मुझे रोज में हजारों का सामान खरीदता हूँ, हजारों का बेचता हूँ, तो कभी किसी का पैसा आया नहीं, तो मेरे पास ओवरड्राफ्ट होने पे ये रहता है कि मुझे मेरे चेक बाउंस नहीं होंगे, मैं किसी को चेक दूंगा तो रिटर्न नहीं होंगे, है ना। लेकिन ओवरड्राफ्ट की भी लिमिट होती है, तो लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो बैंक देता है, जो देता है परफॉर्मेंस ओवरड्राफ्ट रखते हैं। उसमें ये सहूलियत रहती है। जैसे ये आपको क्या लगता है, अभी जैसे ठंड का टाइम है, अब ठंड तो उत्तरायण के बाद कहते हैं कि संक्रांति के बाद ठंड कम होने लगती है। अब धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, ऐसी कहा जाती है। तो जिनका गर्मियों का सीजन है, मान लीजिए मेरा बिजनेस कूलर बनाने का है, मेरा बिजनेस एसी बनाने का है, मेरा बिजनेस पंखे बनाने का है, मेरा बिजनेस फ्रिज बनाने का है, तो मेरा तो सीजन आ रहा है जून जुलाई में। तो जून जुलाई में मेरे को खूब माल लगेगा बेचने के लिए, तो मैं जून जुलाई में तो बना नहीं सकता, बना के तो मुझे अभी रखना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी खरीद रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, लोहा खरीद रहा हूँ, है ना, पंप खरीद रहा हूँ, बिजली के सामान खरीद रहा हूँ, खरीद के मैं एसी बना के रख रहा हूँ, मैं कूलर बना के रख रहा हूँ, मैं पंखे बना के रख रहा हूँ, मैं बना के रखता हूँ। अभी बिक नहीं रहा उतना, बना के रखना है। तो अभी मुझे क्या जरूरत है, अभी मुझे पैसे की जरूरत है। अभी मुझे कोई लोन दे देना तो मैं तैयार हूँ। मैं उसको कहना भाई तू रुक जा, मैं जून में लेना तो मेरे से पैसे, जून में तू जितना आएगा मैं तेरे को सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे को पैसे नहीं, अभी तो मेरे को लग रहे हैं। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनको खूब पैसा लगता है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें पैसा खाली होता है। अब जब बिकने लगेगा मई जून के अंदर, गर्मी चालू हो जाएगी, अप्रैल से चालू हो जाएगी, अप्रैल से धीरे धीरे मई जून में, तो जो मैंने पैसे लगाए वो मेरे खाली होने लगेंगे। तो मेरे को 3-4 महीने के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत है, जब तक मैं बना के स्टॉक कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट की बात कर ली, बैंक ने कहा भाई मुझे 3-4 महीने की सहूलियत दे दो, फिर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट दे दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस समय माल खरीद के भर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ, खूब बना के रख रहा हूँ, रखते जा रहा हूँ। फिर वो बेचने का टाइम आएगा तो बेचूंगा उसको, बेचूंगा तो पैसे खाली हो जाएंगे, फिर वापस कर दूंगा। ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता। ओवरड्राफ्ट ऐसा नहीं कि आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया 50,000 का, तो 50,000 रुपए आप 2 साल बाद वापस करोगे, 6 महीने के बाद, साल भर बाद, ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट ऐसा होता है कि आपके खाते की लिमिट उन्होंने बढ़ा दी कि आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हो, तो आप निकाल रहे हो अभी, और जब आपको आने लगेंगे तब आप जमा करते जाना उसके अंदर। तो ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, करंट लायबिलिटी होती है, चालू दायित्व होता है, ये लंबे समय का दायित्व। ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये एक सहूलियत है जो बैंक आपको देता है। सर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए व्यक्ति तो? तब तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो सब कुछ गया, ओवरड्राफ्ट भी गया, लोन भी गया, सब गया, फिर तो आप भूल ही जाओ। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके अंदर जो कुछ अभी मैंने बताया, इसमें किसी को कोई चीज पूछना है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर कोई डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड। अब मान लीजिए हमें किसी से चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, चेक हमें मिला और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो हमारी उसकी एंट्री क्या होती है, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिसने चेक दिया। अब इस एंट्री में ना कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है, तो ये एंट्री आप जनरल कैश बुक में लिखोगे ही नहीं, आप लिखोगे ही नहीं इसको, चेक तो चेक इन हैंड। जब आप ये चेक बैंक में आप जमा करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड,
तब आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन, जब आप ये चेक बैंक में जमा करते हो। यहाँ पर बैंक आ रहा है तो आपकी कैश बुक में ये वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। इसका मतलब जब आपको चेक मिला तो आप एंट्री नहीं करोगे, लेकिन जब आप चेक बैंक में जमा करोगे तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और बैंक के अंदर आपने 5000 का चेक जमा किया तो बैंक को डेबिट करके चेक इन हैंड को। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये कॉन्ट्रा थोड़ी है, ये तो चेक जमा किया। कॉन्ट्रा कब होती है? कॉन्ट्रा तब होगी जब पहले, आजकल तो ये फैशन है, आजकल चेक इन हैंड का खाता खोलने का फैशन। आज से करीब करीब 7-8 साल पहले हम एक चेक मिलने की एंट्री क्या करते थे, जब चेक बैंक में जमा नहीं होता था तो उसकी एंट्री हमारी होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू चेक इन, टू बैंक टू डेटर। ये एंट्री कब होती थी? जब सामने वाले ने हमें चेक दिया और चेक हमने बैंक में जमा नहीं किया, तब एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। और जब ये चेक बाद में जमा होता था तब एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर हम चेक इन हैंड का खाता नहीं खोलते थे, हम उस समय चेक इन हैंड की जगह कैश का खाता खोलते थे। तो जब चेक बैंक में जमा करते थे तो बैंक टू कैश करते थे, जब चेक आता था तो कैश टू डेटर करते थे। अगर हम चेक को कैश मान रहे हैं, चेक इन हैंड का खाता हम नहीं खोलते हैं और कैश लेते हैं, तब जब हम चेक बैंक में जमा करेंगे तब जाके वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री ये है। इसका मतलब वो जब चेक बैंक में जमा नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रा एंट्री तब होगी जब उस चेक को हम कैश मानेंगे। कैश मानेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे चेक मिलेगा, तो मैं इसको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग लिख देता हूँ इसको, एक लाइन छोड़ के। जब चेक मिला, सपोज चेक मिला मुझे आज 15 जनवरी को, नहीं 10 जनवरी, पीछे बैक डेट से 10 तारीख को मुझे चेक मिला, तो मैंने एंट्री क्या की? टू डेटर, कैश में ले लिया 5000 रुपए। मैंने फिर 4 दिन बाद 15 तारीख को जमा किया बैंक के अंदर। तो जब मैं 15 को जमा किया तो 15 को जनवरी को मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में 5000 रुपए जमा कर दिया। और 15 जनवरी को यहाँ पे मैं इस साइड में लिख देता हूँ जिससे समझने में इजी है। 15 तारीख को जब मैं बैंक में, तो यहाँ लिख रहा हूँ बाय बैंक, और कैश में से 5000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो जब मैं चेक को जो बैंक में जमा नहीं हुआ है उसको मैं कैश मानूं, तब जब वो चेक बैंक में जमा करूंगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको कैश नहीं मानता, चेक इन हैंड मानता हूं, तो कॉन्ट्रा एंट्री थोड़ी होगी। तो जब चेक मिलेगा तो मैं जनरल प्रॉपर में एंट्री करूंगा, तो चेक इन हैंड डेबिट टू डेटर, तो चेक कैश बुक में आएगा नहीं। लेकिन जब चेक बैंक में जमा करूंगा तब एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री। सर डेटर को कस्टमर कह सकते सर? बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल कह सकते। तो ये एक इसकी मैंने पॉइंट्स आपको बताए।